नमस्कार। आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प कोने में झांकने वाले हैं। यह है सांख्य पातंजल दर्शन प्रणाली। शायद भारत के सबसे पुराने और कह सकते हैं प्रभावशाली दर्शनों में से एक। बिल्कुल। सांख्य हमें मतलब ब्रह्मांड की बनावट और उसके काम करने के तरीके को समझने का एक ढांचा देता है ना? जिसे तत्व मीमांसा कहते हैं। हाँ। और पातंजल योग, हाँ। जिसे हम पतंजलि योग सूत्र के नाम से ज्यादा जानते हैं, वो ज्यादातर मन और उसकी साधना से जुड़ा है। सही। लेकिन मजेदार बात यह है कि योग दर्शन ब्रह्मांड को समझने के लिए सांख्य के नक्शे कदम पर ही चलता है ज्यादातर। अच्छा। इसीलिए अक्सर इन दोनों को साथ में सांख्य पातंजल प्रणाली कहा जाता है। और आज इस प्रणाली को समझने के लिए हमारे पास कुछ खास स्रोत हैं। ये NTA UGC नेट स्तर के नोट्स हैं और ये खास तौर पर प्रकृति पर फोकस करते हैं। मतलब ये दुनिया, ये पदार्थ, ये ऊर्जा आखिर है क्या? इसके मूल तत्व क्या हैं? या आपस में कैसे बदलते हैं? ऊर्जा का क्या होता है? कारण और कार्य का क्या रिश्ता है? कैसे चीजें बनती बिगड़ती हैं? यहाँ तक कि नोट्स में रासायनिक विश्लेषण और संश्लेषण जैसी बातें भी हैं, काफी दिलचस्प। हाँ, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आईने में कह सकते हैं प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानना जरूरी है कि ये पूरी प्रणाली एक बुनियादी द्वैतवाद पर टिकी है। द्वैतवाद? हाँ, एक तरफ है पुरुष यानी शुद्ध चेतना, जो बस देखता है, शांत है, बदलता नहीं, और दूसरी तरफ है प्रकृति यानी पदार्थ और ऊर्जा, जो गतिशील है। हाँ, जो लगातार बदलती रहती है, जिसमें गति है, और इसी से ये सारी दुनिया, हमारा मन, सब कुछ बनता है। आज हमारा सारा ध्यान इसी गतिशील प्रकृति पर रहेगा। तो फिर शुरुआत प्रकृति से ही करते हैं। ये है क्या भला? देखिए, प्रकृति को आप कह सकते हैं इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड का बीज रूप। वो अवस्था जहाँ सब कुछ मौजूद तो है पर अभी खुलकर सामने नहीं आया है। अच्छा, अव्यक्त। हाँ, इसे प्रधान यानी सबसे प्रमुख, या अव्यक्त यानी जो अभी व्यक्त नहीं हुआ भी कहते हैं। ये कोई खालीपन या कुछ नहीं की स्थिति नहीं है। ये संभावनाओं से भरी एक परफेक्ट संतुलन की अवस्था है। और ये बनी किससे है? स्रोत कहते हैं कि ये 3 गुणों से बनी है। ये गुण क्या चीजें हैं? एकदम सही। सोचिए, प्रकृति एक रस्सी है जो 3 धागों से बटी है। ये 3 धागे ही गुण हैं। ये मौलिक शक्तियां हैं, हमेशा साथ रहती हैं, अलग नहीं हो सकती। पहला सत्व, ये रोशनी, हल्कापन, ज्ञान, खुशी, संतुलन का प्रतीक है। दूसरा रजस, ये गति, क्रिया, ऊर्जा, बेचैनी, जुनून का प्रतीक है। एक्शन वाला गुण। हाँ, एक्शन वाला। और तीसरा तमस, ये भारीपन, जड़ता, अंधेरा, रुकावट, स्थिरता का प्रतीक है। अच्छा, तो जब प्रकृति अपनी मूल शांत अवस्था में है, मतलब अव्यक्त अवस्था में, तब इन तीनों गुणों का क्या होता है? उस मूल अवस्था में, जिसे साम्य अवस्था कहते हैं, ये तीनों गुण एकदम बराबर ताकत के साथ मौजूद होते हैं। कोई किसी पर हावी नहीं होता। जैसे तराजू बराबर हो। बिल्कुल, जैसे तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों, इसीलिए उस अवस्था में कोई हलचल नहीं होती, कोई विकास नहीं होता। आप समझ लीजिए कि जैसे केक बनाने का सारा सामान, मैदा, चीनी, अंडे सब रखा है, लेकिन अभी मिलाया नहीं गया, फेंटा नहीं गया, बेक नहीं किया गया। हाँ, बेक नहीं किया गया। सब कुछ पोटेंशियल रूप में है, सक्रिय नहीं। ठीक है, ये तो हुई शांत अवस्था की बात। लेकिन दुनिया तो बन रही है, बदल रही है। ये बदलाव शुरू कैसे होता है? इससे पहले शायद हमें ये समझना होगा कि सांख्य कारण और कार्य के रिश्ते को कैसे देखता है। स्रोत में सत्कार्यवाद का जिक्र है, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये सांख्य का एक बुनियादी और मैं कहूंगी बड़ा क्रांतिकारी सिद्धांत है। सत्कार्यवाद, सत्य यानी अस्तित्व, कार्य यानी प्रभाव, वाद यानी सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कार्य है, जो नतीजा है, वो अपने कारण में पहले से ही छुपा हुआ होता है, बस प्रकट नहीं होता। छुपा हुआ होता है। हाँ, जैसे दही दूध में पहले से ही मौजूद है, बस जाहिर नहीं है। या जैसे तेल तिल के दानों में पहले से ही है। सांख्य कहता है कार्यम कारणात्मकम, कार्य अपने कारण का ही रूप है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ भी बिल्कुल नया पैदा ही नहीं होता? ये तो बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर यही सांख्य का नजरिया है। उनके हिसाब से जब कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो वो कोई बिल्कुल नई चीज नहीं बना रहा। अच्छा। घड़ा मिट्टी का ही बदला हुआ रूप है, जो मिट्टी में पहले से ही बनने की संभावना रखता था। तो निर्माण का मतलब है छुपे हुए को जाहिर करना, अव्यक्त को व्यक्त करना। हाँ।
और इसी सोच का नतीजा ये है कि ये पूरा ब्रह्मांड, हमारी बुद्धि से लेकर पेड़ पौधे पहाड़ तक, सब कुछ अपनी मूल अवस्था प्रकृति में पहले से ही मौजूद था। बस छुपा हुआ था। हाँ, बस छुपा हुआ था। विकास या एवोल्यूशन सिर्फ उस छुपी हुई प्रकृति का धीरे धीरे खुलकर सामने आना है। और यहीं पर आप देखें, ये विचार हजारों साल पहले ऊर्जा या पदार्थ के संरक्षण, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मास के आधुनिक सिद्धांत से कितना मिलता जुलता है। कमाल है कि कुछ नष्ट नहीं होता, बस रूप बदलता है। बिल्कुल। तो ये जो संतुलन था प्रकृति का, वो टूटता कैसे है? कौन धक्का देता है इसे? यहीं पर पुरुष यानी चेतना का रोल आता है, लेकिन बड़े अनोखे तरीके से। पुरुष खुद कुछ नहीं करता, वो तो बस साक्षी है, देखने वाला। लेकिन उसकी मौजूदगी, उसकी निकटता ही अचेतन प्रकृति के गुणों के संतुलन को गड़बड़ा देती है। इसकी मिसाल एक चुंबक की तरह दी जाती है। चुंबक खुद स्थिर रहता है, पर पास रखे लोहे के बुरादे में हलचल पैदा कर देता है। हाँ, समझ गया। पुरुष की उपस्थिति से प्रकृति का रजस गुण, जो गति और क्रिया का प्रतीक है, वो सक्रिय हो जाता है और सत्व और तमस के साथ उसके संतुलन को बिगाड़ देता है। बस यहीं से ब्रह्मांड के बनने का खेल शुरू होता है। अच्छा, तो ये पहली हलचल हुई। इसके बाद क्या होता है? नोट्स में एक क्रमबद्ध विकास की प्रक्रिया बताई गई है, जिसे तत्व विकास या परिणाम कहा गया है। हाँ, परिणाम यानी रूपांतरण। ये ऐसा है जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से पौधा, पौधे से पेड़ बनता है ना? प्रकृति के संतुलन के टूटने पर सबसे पहले जो चीज विकसित होती है, वो है महत या बुद्धि। हाँ, ये ब्रह्मांडीय बुद्धि है, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता का मूल स्रोत। इसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है, यानी ये शांत और प्रकाशमान होती है। बुद्धि के बाद क्या यहीं से मैं का भाव आता है? अहंकार। बिल्कुल। बुद्धि से अगला विकास है अहंकार। यही वो सिद्धांत है जो मैं और मेरा का भाव पैदा करता है, हमें एक अलग व्यक्ति होने का एहसास दिलाता है। अब यह अहंकार बड़ा दिलचस्प है। इसमें कौन सा गुण ज्यादा प्रभावी है, सत्व, रजस या तमस, इसके आधार पे विकास 3 अलग-अलग दिशाओं में होता है। 3 दिशाओं में, ओके। अगर अहंकार में सत्व गुण ज्यादा है, सात्विक अहंकार, तो इससे मन, मनस और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मतलब जानने के साधन विकसित होती हैं। हाँ। अगर रजस गुण ज्यादा है, राजसिक अहंकार, तो इससे हमारी 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, उत्सर्जन अंग, प्रजनन अंग, यानी काम करने के साधन विकसित होते हैं। एक्शन वाले। हाँ, और अगर तमस गुण ज्यादा है, तामसिक अहंकार, तो इससे 5 तन्मात्राएं विकसित होती हैं। ये बहुत खास है। हाँ, ये तन्मात्राओं वाला हिस्सा मुझे भी बहुत उत्सुक कर रहा है। नोट्स में इन्हें क्या कहते हैं? इंफ्रा एटॉमिक यूनिट्स जैसा कुछ कहा गया है। ये क्या है असल में? तन्मात्राएं वाकई बहुत सूक्ष्म और मौलिक अवधारणाएं हैं। ये वो चीजें नहीं हैं जिन्हें हम सीधे देख या छू सकते हैं, जैसे पृथ्वी या पानी नहीं, बल्कि ये उन स्थूल चीजों के पीछे की मूल खुशबू, मूल स्वाद, मूल रंग, मूल आवाज या मूल स्पर्श की क्षमताएं हैं। आप इन्हें पदार्थ की सबसे बुनियादी ऊर्जा या गुणों के पैकेट, मतलब क्वांटा, समझ सकती हैं। गुणों के पैकेट, वाह। ये 5 हैं: शब्द तन्मात्रा, सुनने की क्षमता का सार; स्पर्श तन्मात्रा, छूने की क्षमता का सार; रूप तन्मात्रा, देखने की क्षमता का सार; रस तन्मात्रा, चखने की क्षमता का सार; और गंध तन्मात्रा, सूंघने की क्षमता का सार। जैसे अलग अलग रंग के धागों से कपड़ा बनता है ना, वैसे ही इन तन्मात्राओं से स्थूल दुनिया बनती है। ये शायद आधुनिक भौतिकी के उप परमाणुविक कणों या ऊर्जा क्षेत्रों के सबसे करीबी दार्शनिक विचार हैं एक तरह से। वाह, तो ये तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर की बात हो गई। अब हम जो दुनिया देखते हैं, छूते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिन्हें महाभूत कहा गया है, वो इन तन्मात्राओं से कैसे बनते हैं? स्रोत इसे रासायनिक संश्लेषण कह रहे हैं। ये क्या प्रक्रिया है? हाँ, रासायनिक संश्लेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका मतलब आज की लैब वाली केमिस्ट्री नहीं समझना चाहिए। हाँ, वो तो है। इसका मतलब है एक खास क्रम में सूक्ष्म इकाइयों का जुड़कर बड़ी और स्थूल चीजें बनाना। हाँ। ये ऐसे होता है। सबसे पहले सिर्फ शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पेस ईथर, तत्व बनता है। इसीलिए आकाश का गुण सिर्फ ध्वनि माना जाता है। ओके। फिर शब्द प्लस स्पर्श तन्मात्रा के मिलने से वायु तत्व बनता है।
इसमें ध्वनि और स्पर्श दोनों के गुण होते हैं। इसके बाद शब्द प्लस स्पर्श प्लस रूप तन्मात्रा के मिलने से अग्नि तत्व बनता है। इसमें ध्वनि, स्पर्श और रूप रंग के गुण होते हैं। हाँ। फिर शब्द प्लस स्पर्श प्लस रूप प्लस रस तन्मात्रा के मिलने से आप्स तत्व बनता है। इसमें ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद के गुण होते हैं। और आखिर में शब्द प्लस स्पर्श प्लस रूप प्लस रस प्लस गंध तन्मात्रा, इन पांचों के मिलने से पृथ्वी तत्व बनता है। इसमें पांचों गुण होते हैं, इसीलिए ये सबसे स्थूल है। अच्छा, तो ये एक तरह का जुड़ते जाना है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। बिल्कुल, ये एक तरह का क्रमिक संयोजन है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और रासायनिक विश्लेषण फिर इसका उल्टा हुआ, मतलब टूटना। बिल्कुल, जब कोई चीज टूटती या नष्ट होती है, जैसे घड़ा टूटकर मिट्टी बन जाता है, तो ये प्रक्रिया उलट जाती है। स्थूल तत्व अपने कारण यानी तन्मात्राओं में घुलने लगते हैं। ये एक तरह का विश्लेषण है जहां एक जटिल चीज अपने सरल घटकों में टूट जाती है। ठीक है। नोट्स में एक संयोजन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉलोकेशन का भी जिक्र है। ये क्या है और इसका ऊर्जा से क्या लेना देना है? संयोजन का सिद्धांत एक बहुत व्यवहारिक बात कहता है। ये कहता है कि कोई भी घटना या प्रभाव तभी प्रकट होता है जब उसके लिए जरूरी सारे कारण और परिस्थितियां सही समय पर सही जगह पर एक साथ आ जाएं। अच्छा। जैसे बीज को उगने के लिए मिट्टी, पानी, हवा, धूप सब कुछ चाहिए। इनमें से एक भी चीज न हो या सही मात्रा में ना हो तो अंकुर नहीं फूटेगा। सही। और ऊर्जा का भंडारण और उसकी मुक्ति इससे कैसे जुड़ती है? देखिए, ऊर्जा संग्रहित या स्थितिज अवस्था में तब होती है जब चीजें स्थिर होती हैं या संतुलन में होती हैं। जैसे मूल प्रकृति में गुण संतुलन में है तो वहां अपार ऊर्जा छुपी हुई है। हाँ। या तन्मात्रा है जब तक महाभूत नहीं बनाती, उनमें ऊर्जा स्थितिज रूप में है। ऊर्जा मुक्त या गतिशील तब होती है जब संयोजन का सिद्धांत काम करता है, यानी सही कारक मिलते हैं और उस स्थिरता या संतुलन को तोड़ देते हैं। अच्छा। रजस गुण क्रिया और तमस गुण रुकावट के बीच का जो खेल है वो तनाव पैदा करता है, और इसी तनाव से गति, गर्मी और हर तरह का बदलाव होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ तक कि योग में भी जब मन की चंचलता मतलब वृत्तियां शांत होती हैं तो उनमें फंसी हुई मानसिक ऊर्जा मुक्त होती है, ऐसा माना जाता है। तो अगर हम सत्कार्यवाद कार्य कारण में छुपा है और परिणाम लगातार रूपांतरण को एक साथ देखें तो ऊर्जा के बारे में सांख्य का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या ये बनती है, नष्ट होती है? सांख्य का नजरिया बहुत स्पष्ट है और जैसा हमने पहले कहा, आधुनिक विज्ञान के ऊर्जा संरक्षण नियम से काफी मिलता है। क्योंकि कार्य कारण में पहले से ही मौजूद है, इसलिए कुछ भी पूरी तरह से नया बनता नहीं और न ही पूरी तरह से नष्ट होता है। गुणों की कुल मात्रा हमेशा एक जैसी रहती है। जिसे हम ऊर्जा कह रहे हैं, जो असल में गुणों की आपसी क्रिया है, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे प्रकृति की शांत, छुपी हुई स्थितिज अवस्था से इस चलती फिरती बदलती हुई दुनिया गतिज की अवस्था में। तो ये जो विकास या परिणाम है, ये असल में ऊर्जा के लगातार बदलते रहने का ही दूसरा नाम है। बिल्कुल सही। बुद्धि बनने से लेकर पृथ्वी बनने तक ये पूरी प्रक्रिया ऊर्जा के रूपांतरण का ही खेल है। ऊर्जा का रूप बदल रहा है, उसकी कुल मात्रा नहीं। और जब चीजें नष्ट होती हैं या जब प्रलय आता है, जैसा कि कहा जाता है, तब क्या होता है ऊर्जा और पदार्थ का? क्या वो खत्म हो जाते हैं? खत्म नहीं होते, बस अपने मूल स्रोत में वापस चले जाते हैं। इसे विघटन या लय कहते हैं। इसके दो स्तर हैं। दो स्तर? हाँ, एक है व्यक्तिगत विघटन यानी मृत्यु। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर, जो 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना था, यहीं रह जाता है और वापस इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। ठीक। लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, जिसमें बुद्धि, अहंकार, मन, तन मात्राएं होती हैं, वो स्थूल शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल जाता है। कर्मों के अनुसार, ऐसी मान्यता है। हाँ। दूसरा है ब्रह्मांडीय विघटन, जिसे प्रलय कहते हैं। माना जाता है कि एक समय के बाद ये सारा व्यक्त ब्रह्मांड उल्टे क्रम में सिमटने लगता है। उल्टे क्रम में?
मतलब जैसे बना था वैसे ही। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। पृथ्वी तत्व वापस अपनी 5 तन्मात्राओं में, जल 4 में, अग्नि 3 में, वायु 2 में, आकाश 1 शब्द तन्मात्रा में विलीन हो जाता है। फिर तन्मात्राएं अहंकार में, अहंकार बुद्धि में, और बुद्धि वापस अपनी माँ यानी मूल प्रकृति में सिमट जाती है। सब वापस शून्य तो नहीं, पर अव्यक्त अवस्था में। हाँ, अव्यक्त अवस्था में। सब कुछ वापस उसी शांत, अव्यक्त, संतुलन वाली अवस्था में पहुंच जाता है। ऊर्जा और पदार्थ नष्ट नहीं होते, बस अपनी स्थितिज अवस्था में लौट जाते हैं, अगले सृजन का इंतजार करने के लिए। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो सांख्य, पतंजल दर्शन प्रकृति को कैसे देखता है? मुख्य बातें क्या रहीं? हमने समझा कि प्रकृति 3 गुणों सत्व, रजस, तमस का खेल है, जो मूल में शांत संतुलन में रहते हैं। हाँ, और हमने सत्कार्यवाद का गहरा मतलब समझा कि हर चीज अपने कारण में छुपी होती है, जिससे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निकलता है। फिर हमने देखा कि कैसे पुरुष की उपस्थिति से संतुलन टूटता है और तत्वों का विकास एक क्रम में होता है। बुद्धि, अहंकार, फिर मन, इंद्रियां और खास तौर पर वे सूक्ष्म तन्मात्राएं। बिल्कुल। और कैसे उन्हीं तन्मात्राओं के जुड़ने से, जिसे रासायनिक संश्लेषण जैसा कहा गया है, स्थूल दुनिया के पंचमहाभूत बनते हैं। साथ ही संयोजन का सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी घटना के होने के लिए सही कारणों का मिलना जरूरी है, और यही ऊर्जा के मुक्त होने या बंधे रहने को तय करता है। और आखिर में ये पूरी प्रणाली ऊर्जा के कभी नष्ट न होने, बस रूप बदलने, परिणाम विकास और वापस अपने स्रोत में सिमट जाने, प्रलय विघटन की एक तर्कपूर्ण तस्वीर पेश करती है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हजारों साल पहले का ये दर्शन ब्रह्मांड, पदार्थ और ऊर्जा के बारे में ऐसी बातें कर रहा था जो आज के विज्ञान की कुछ खोजों से मेल खाती सी लगती हैं। सच में। और यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है। अगर सांख्य कहता है कि चेतना यानी पुरुष तो बस एक निष्क्रिय देखने वाला है और सारी क्रिया, सारा बदलाव, अच्छा बुरा सब कुछ प्रकृति के दायरे में ही हो रहा है, तो फिर वास्तविकता में चेतना का असली स्थान क्या है? क्या वो सिर्फ एक मूक दर्शक है? और पदार्थ, ऊर्जा और ब्रह्मांड के बनने बिगड़ने का ये प्राचीन भारतीय मॉडल आज के हमारे वैज्ञानिक नजरिए से कितना मेल खाता है और कहाँ उसे चुनौती देता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर और गहराई से सोचा जा सकता है।